गुड मॉर्निंग। देखिए सभी आ गए। जल्दी जल्दी सब अपने अपने एडजस्ट करके जगह अपने बैठ जाओ, जल्दी करो। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो क्या करना था आज, मैं कल क्या किया था लास्ट टाइम कौन बताएगा? न्यूट्रॉन बम हमने पढ़ लिया था, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था सब। ठीक है, बताइए कौन उत्प्रेरक आज का टॉपिक रहेगा हमारा। कल हमने न्यूट्रॉन बम पढ़ लिया था, उसी के अंदर हमने पढ़ा था किसको नुकसान पहुंचाएगा जी? इसको नुकसान पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म करता है। तो जिसके लिए जो जीव होते हैं, जो जीने वाले, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सिर्फ उन्हीं को नुकसान ये पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था। बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन प्रयोग होता है? यूरेनियम। यूरेनियम ईंधन के रूप में, यूरेनियम और ईंधन को जलाने के लिए जर्कोनियम। नियंत्रित छड़ों का कार्य कौन सी रोड करेंगी? नियंत्रित छड़ों का कार्य कौन सी रोड करेंगी? कैडमियम और बोरॉन की छड़ें। ठीक है। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? मतलब यहां से जा रहे हैं न्यूट्रॉन, इधर से जा रहे हैं, तो इनको बीच में ही कौन खा जाएगा? बोरॉन और कैडमियम की छड़ें। मंदक का रोम, इनकी गति को, स्पीड गति से जा रहे हैं, इनको गति को धीमा कौन कर देगा? D2O या ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब आपने कर लिया था कल। तो आज का जो हमें नया टॉपिक करना है वो रहेगा आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या बोलते हैं इसको? उत्प्रेरक। कैटालिस्ट होता है। देखिए जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है आपकी, तो वो रासायनिक क्रिया आपकी धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। अपने आप वो रिएक्शन धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि इतनी रिएक्शन तेज की हमें जरूरत नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा भड़क जाए। ठीक है, तो उस रिएक्शन को धीमा किया जाता है किसके द्वारा? कैटालिस्ट से। उत्प्रेरक। जब भी कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो तो उस तेज गति को धीमा किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं हम? उत्प्रेरक का यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह से कई रिएक्शन इतनी धीमी होती हैं कि वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा धीमी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? धीमी होती है। तो अब अगर ऐसी धीमी धीमी रिएक्शन हुई तो हमें तो हजारों लग जाएंगे। जैसे देखा आपने, सर्दियों में हम क्या निकालते हैं? घरों में खोआ निकालते हैं भाई, खोए की बर्फी निकालते हैं दूध से। तो उसमें क्या होता है, जो आंच होती है ना नीचे, तो वो रिएक्शन जो है लकड़ियों की और ईंधन की, और तो वो क्या होती है? बहुत धीमे धीमे जलती है। ठीक है। ये एक बर्नर होता है आपका, इसके ऊपर बड़ा सा कढ़ाई रखा होता है, इसके अंदर दूध उबल रहा होता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, मान लो धीमी आंच जल रही है, तो इसको तेज नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा जी? तो बनेगा नहीं, आपके 2 दिन ले लेगा। तो इसलिए इसको तेज करेंगे, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उत्प्रेरक की। यानी कि इसके अंदर तेल डालें या घी डालें या फिर सूखा घास, लकड़ी वगैरह डालेंगे, तो वो क्या काम करेगा? उत्प्रेरक का। ठीक है। तो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज या धीमा कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेज करेंगे, तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह के ये कैटालिस्ट होते हैं आपके। ठीक है। और ये जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन में, अगर हम बहुत ज्यादा तेज कर देंगे तो वो ज्यादा रिएक्शन बढ़ जाती है, जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसी भी रिएक्शन को या तो धीमा कर दें या फिर तेज कर दें। ठीक है। तो आपके लिए कैटालिस्ट का काम कौन करेगा जी? आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कैटालिस्ट का काम कौन करेगा? आपके पापा के थप्पड़ जब आपको लगाएंगे चट्टू, तो तभी आप अपनी तैयारी पे ध्यान देते हैं, नहीं तो पापा की परियों के साथ। ठीक है। ये आपके कैटालिस्ट हो जाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन को धीमा करता है या फिर तेज करता है। अब देखिए 2 तरह के कैटालिस्ट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपकी किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। तेज करने वाले रिएक्शन आपके कहलाते हैं पॉजिटिव, धनात्मक। पॉजिटिव जो आपके उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। ठीक है। जैसे आपका हो गया कि MnO4, जैसे आपके हो गए मैग्नीज ऑक्स MnO4। ठीक है। और आपका हो गया आयरन, प्लेटिनम। ये सब आपके जो रिएक्शन को धीमा कर देते हैं। और एक होते हैं आपके नेगेटिव, ऋणात्मक। नेगेटिव या इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक। ये क्या करेंगे? किसी रिएक्शन को धीमा कर देते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया। ठीक है। अल्कोहल अगर किसी भी रिएक्शन में डालेंगे तो वो कम कर देगा। एक बढ़ाने वाले होते हैं, एक धीमा करने वाले होते हैं। ठीक है।
तो ये आपके कैटालिस्ट होते हैं। हालांकि ये खुद रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेते, अगर कोई रिएक्शन हो रही हो तो इसके बिना ही होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब रिएक्शन तेज या धीमी हो तब इनकी जरूरत पड़ती है, ये खुद भाग नहीं लेते हैं। तो बताइए कैटालिस्ट खुद भाग लेते हैं जी रिएक्शन के अंदर? नहीं लेते, ये कभी भी खुद भाग नहीं लेंगे। अब ये कई बार क्या होता है कि ये जो है ना, ये खुद ही किसी रिएक्शन को हालांकि कम या तेज तो कर देता है, लेकिन इनकी भी तो पावर खत्म हो जाती है ना, इनकी भी तो पावर, ये भी तो धीरे धीरे बुढ़े हो जाएंगे, तो इनकी पावर खत्म होगी तो इसको भी तो कोई ना कोई पावर देगा, इसको भी तो कोई ना कोई पावर देगा। उसको हम बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलेंगे हम उसको? उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि उत्प्रेरक की ही क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसका एक उदाहरण है। मोलिब्डेनम किसी भी कैटालिस्ट की ही क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है मोलिब्डेनम, उनको बोलते हैं आप उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है। और एक होते हैं आपके उत्प्रेरक विष। दूसरे कौन होते हैं आपके? उत्प्रेरक विष। आप समझ ही गए होंगे, तो उत्प्रेरक विष। ठीक है। इस ये क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेरक की ही क्षमता को कम कर देते हैं। अगर कोई उत्प्रेरक बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा क्षमता के साथ वो रिएक्शन से लड़ रहा है, तो उसकी क्षमता को कम कर देंगे ये, इनको बोलते हैं उत्प्रेरक विष। ठीक है। ये आपका इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जल जो है, जल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शांत कर देता है। अगर जल हम किसी भी चीज में डालेंगे ना, देखिए आग जल रही है, उस पर जल डाल देंगे तो कम हो जाएगा। अगर कोई चीज गर्म है उसके ऊपर जल डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा। अगर कोई चीज उड़ रही है उसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो भारी हो जाएगा, वो नहीं उड़ेगा। तो मतलब जो जल है वो हर चीज को लगभग ठंडा कर ही देगा, मतलब विष के लिए काम करता है। ये किसी भी रिएक्शन को कम कर देता है और उत्प्रेरक की क्षमता को भी ये घटा देता है। तो ठीक है, हमने क्या देखा? उत्प्रेरक देखा, ऋणात्मक पॉजिटिव उत्प्रेरक देखे, और एक हमने देखे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो कर लेंगे जी। हालांकि उत्प्रेरक खुद कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद एक होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए आज की क्लास में ज्यादातर डेफिनेशन ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ये क्या है? डेफिनेशन रहेगी आज की क्लास में सारी। आपकी सक्रियता एनर्जी, या हम बोलेंगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियता ऊर्जा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियता ऊर्जा। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन एक बार अगर स्टार्ट हो जाएगी तो पूरी भी तो होगी ना, तो उस पूरी रिएक्शन, उस रिएक्शन को, उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरी होने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत है तो वो आपकी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको पूरी होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपकी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, आपकी ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, सक्रियता ऊर्जा। जैसे आपके लिए आपकी सक्रियता ऊर्जा क्या रहेगी, बता सकता है जी कोई? आप लोगों की सक्रियता, आप लोगों की सबकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी रहेगी? देखिए आपकी रहेगी किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 1.5 साल, किसी की 3 साल। ठीक है, और कोई कोई की एक्टिवेशन एनर्जी खत्म ही नहीं होगी, कोई कोई की एक्टिवेशन एनर्जी वो कभी खत्म पूरी ही नहीं होगी, तो उसको कोई नाम आप नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का कोई आज सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका पूरी जिंदगी सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो कोई और ही काम करेगा। ठीक है, तो वो कोई और काम करेगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियता एनर्जी क्या पूरी हो चुकी? नहीं होगी, क्योंकि उसको तो जॉब मिली नहीं है ना। तो जॉब मिलने की जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी सक्रियता एनर्जी है, जो टाइम है। ठीक है, उसी टाइम को हम बोलेंगे सक्रियता ऊर्जा। कोई कोई आप लोगों में से देखिए साल में सिलेक्शन ले जाएगा, कोई कोई 2 साल में सिलेक्शन ले जाएगा, किसी का 6 महीने में हो जाता है जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो भी देखो, जो बीच में आपकी चीजें आती है ना, आपकी सफलता के रास्ते में जो भी चीजें आती हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया,
और भी कई बार की भी चीजें होती हैं, ठीक है। आपकी जो दोस्त होते हैं, गलत राह पर जाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कहाँ है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और देखिए जितनी कम होगी, मान लो अगर किसी को 6 महीने लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उतना अच्छा है कि बहुत ज्यादा जल्दी जॉब मिल गई। किसी को 1 साल लग रहा है तो उसके लिए भी अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन इतने इससे थोड़ा सा कम है। अगर 2 साल लगेंगे तो उसके लिए भी अच्छा है कि चलो उसको जॉब तो मिल गई, लेकिन इससे कम होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जितनी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी और रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियता एनर्जी का कम होना ज्यादा अच्छा माना जाता है या अधिक होना। तो ठीक है, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा 1-2 उत्प्रेरकों के प्रयोग है। देखिए उत्प्रेरकों के प्रयोग है, देखिए लोह चूर्ण उत्प्रेरक। लोह चूर्ण उत्प्रेरक आपका हैबर विधि से अमोनिया बनाने में यूज होता है। लोह चूर्ण उत्प्रेरक आपका हैबर विधि से अमोनिया बनाने में यूज होता है। देखिए याद करने पड़ेंगे आपको ये। लोह चूर्ण क्या बनाता है, अमोनिया बनाने में काम आता है। कौन सी विधि से, हैबर विधि से। लोह चूर्ण जो आपका अमोनिया बनाने में काम आता है, किस विधि से, अमोनिया विधि से। प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। कौन सा विधि से, संपर्क विधि से। और इसी से H2SO4 भी बनता है, ओस्टवाल्ड विधि से। H2SO4 भी बनता है ओस्टवाल्ड विधि से, ठीक है। इसके अलावा आपका गर्म एल्यूमिना है, ये अल्कोहल से इथर बनाता है। देखिए अल्कोहल से इथर कौन बनाएगा, गर्म एल्यूमिना। एल्यूमिना ये आयस्क है आपका एल्यूमिनियम का, आगे पढ़ाएंगे आपको। इथर, इथर क्या होते हैं, किसी भी जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, या बड़ा सा चीर करके ऑपरेशन करते हैं, तो इथर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मान लो अगर किसी का बड़ा ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो उसको काफी लंबे समय तक बेहोश रखना पड़ेगा, तो वहां पे आपकी क्लोरोफॉर्म जो है वो काम नहीं आएगी, आपका इथर यूज करेंगे। इथर किस में होता है, बेहोश करने में यूज होता है। बेहोश करने में, अगर किसी को लंबे समय तक बेहोश करना 8, 10, 12 घंटे, तो उसके लिए हम इथर यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को 24 घंटे से 28 घंटे बेहोश करना है, तो इथर की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो बेहोशी की हालत में आपके डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा जो होती है एनेस्थीसिया की, वो आपकी डेथ का भी कारण बन सकती है। डॉक्टर्स वगैरह को तो सब पता होता है, तो वो बहुत ध्यान से इसका यूज करते हैं। अगर किसी को थोड़ा मोटा, मान लो यहाँ पे जख्म आ गया, यहाँ पे टांके भरने हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर थोड़े टाइम के लिए यूज करना है तो क्लोरोफॉर्म, ज्यादा टाइम के लिए यूज करना है तो इथर। तो इथर को किससे बनते हैं, गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक से। निकल, घी बनाने से। निकल का प्रयोग कहाँ होगा, घी बनाने में प्रयोग होता है निकल। जो आपका वनस्पति घी होता है ना, डालडा घी वगैरह बोल देते हैं इसको, जो आपका वनस्पति घी होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग होता है, निकल का। निकल का किसको बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। इसके अलावा आपका है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ये क्या बनाता है, C2H5OH। ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। ये इथाइल अल्कोहल। पीने वाली शराब कौन सी होती है आपकी, यही होती है इथाइल अल्कोहल। पीने वाली शराब कौन सी होती है, पीने वाली शराब जो हम पीते हैं भर भर के, तो वो होती है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके जैसा ही एक और अल्कोहल होता है CH3OH। ये क्या होता है आपका, मिथाइल अल्कोहल। अगर इसको कोई पी लेगा ना जी, तो उसकी मौतें हो जाएगी, ठीक है। इतना खतरनाक होता है ये। अगर आपने मिथाइल अल्कोहल पी लिया तो उस व्यक्ति की मौत होना निश्चित है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल हम पीने में यूज करते हैं। इनवर्टेज एंजाइम, फ्रुक्टोज बना देता है ये। इनवर्टेज, इनवर्टेज ये बना देता है आपका फ्रुक्टोज,
ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम आपका फ्रुक्टोज बना देता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध से लैक्टिक एसिड बना देगा। जैव उत्प्रेरक जो है आपका एंजाइम एवं हार्मोन्स को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो से रिलेटेड कोई भी जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको हम जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। तो चलिए बताइए, जाइमेज क्या बनाता है? जाइमेज क्या बनाएगा? पीने वाली शराब। लैक्टिव एसिलस क्या बनाएगा? दूध से दही आपका बना देगा। ठीक है। हैबर विधि से अमोनिया बनाने में कौन यूज होगा? हैबर विधि से अमोनिया बनाने में लो चरण यूज होगा। और ओस्टवाल्ड विधि से H2SO4 बनाने में कौन यूज होगा? प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण। निकल को बनाने, निकल किसको बनाता है? वनस्पति घी बनाता है। ठीक है, वनस्पति घी बनाता है। नाइट्रिक एसिड बनाते हैं किस विधि से? संपर्क विधि से। कौन बनाएगा? प्लेटिनम चूर्ण। गर्म एल्यूमिना क्या बनाएगा? ईथर। ईथर का यूज क्या होता है? बेहोश करने में। ठीक है, ज्यादा समय तक बेहोश करने में। जाइमेज क्या बनाएगा आपका? जाइमेज क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा आपका इथाइल अल्कोहल, पीने वाली शराब। और इन्वर्टेज क्या बना देगा आपके लिए? फ्रुक्टोज बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और इसके अलावा एक निकल, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे, याद करने वाली चीजें हैं। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आपकी दो तरह की होती है, रासायनिक और अरासायनिक। ठीक है, तो इन सबको हम अगली क्लास में निपटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सेशन पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा देखिए, आपका ग्रुप 25 का जो एग्जाम होगा HSSC CET मेंस के लिए, तो उसका जो पूरा सिलेबस है ना, वो केमिस्ट्री का रहेगा। जो आपका पूरा सिलेबस है वो केमिस्ट्री से ही रहेगा। तो केमिस्ट्री के लिए आपकी हेल्प करेगा ये पूरा का पूरा जो क्लासें हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हर क्लास देखते रहें। जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई एग्जाम से जुड़ी जानकारी भी चाहिए आपको, तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।